Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss a topic in admission of a partner जिसे कहते हैं revaluation of assets and liabilities. I hope आपने ये सुना होगा. जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाता है, at that time assets and liabilities are also revalued if the need so arises. क्या होता है जब ये assets and liabilities revalue होते हैं और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है? आइए देखें. Now, let's take the case of assets first. Whenever our assets are going to be revalued, उसमें या तो increase हो सकता है या decrease हो सकता है. So, first example is increase in assets. Whenever there is an increase in the value of your asset, what happens, friends? जब भी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉफिट. Okay, so increase in value results in a profit. What happens when there is a decrease in your assets? आपकी कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर कम हो जाए, will you be happy about that? No. So that indicates a loss. So increase in assets is a profit and decrease in assets is a loss. There is one more dimension to it. Unrecorded asset. पहले पुरानी वाली बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट मेंशन्ड ही ना हो और अचानक से आपसे कहा जाए कि यू हैव टू रिकॉर्ड सो एंड सो एसेट, ओह माय गॉड, देयर वाज नो एसेट एंड सडनली देयर इज अ एसेट कमिंग अप, so definitely that is a profit, isn't it? So unrecorded asset is a profit. Let's see what happens in case of liabilities. Liabilities में if there is an increase, मतलब for example, if you have creditors and bills payable in your balance sheet and first उसकी कोई अलग वैल्यू दिखती है, अभी आपसे कहा जाता है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है, आपको क्रेडिटर्स को पहले कम पैसा देना था, अभी ज्यादा देना पड़ रहा है. That means increase in that value of creditors is definitely a loss, isn't it? But अगर वही वैल्यू कम हो जाए तो फिर देयर विल बी अ प्रॉफिट, बिकॉज पहले आपको ज्यादा पैसा देना था और अभी आपको कम पैसा देना है, तो डेफिनेटली दैट इज अ प्रॉफिट. एंड जस्ट लाइक अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है तो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट देयर वाज जीरो लायबिलिटी एंड नाउ अचानक से आपको वो लायबिलिटी लिखनी पड़ती है. दैट मींस यू हैव टू शोल्डर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेइंग दैट मच अमाउंट एक्स्ट्रा, सो दैट इज अ लॉस. सो अगर हम इसे समराइज करें तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, अगर हम उसे किसी अकाउंट में लिखें, फॉर दैट वी हैव अ स्पेशल अकाउंट विच वी कॉल रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. सो if we have to summarize all the increase and decrease in all our assets and liabilities, वो कुछ इस तरह दिखेगा. Revaluation account is a nominal account, students, जहाँ पे डेबिट में हम लोग सारे लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करते हैं. Remember the golden rule of nominal account says debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो आप एसेट्स और लायबिलिटीज में आपने जो भी डिफरेंस देखा इंक्रीज और डिक्रीज में, वो अगर हम लोग यहाँ पे समराइज करें तो ऐसे होगा. डेबिट साइड में यू कैन सी ऑल द डिक्रीज इन एसेट्स क्योंकि उसमें लॉस है, ऑल द इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्योंकि उसमें भी लॉस है, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज ऑल्सो अ लॉस. सो ऑल द लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द प्रॉफिट्स, जैसे कि एसेट्स में इंक्रीज हो गई वैल्यू तो प्रॉफिट, लायबिलिटीज डिक्रीज हो गए वो भी प्रॉफिट, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई अचानक से आ गए तो भी प्रॉफिट. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट records the losses on the debit side and the profits on the credit side. Now let us explain this with some more practical examples. Let us take the case of increase in asset first. अभी आपकी जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ओल्ड बैलेंस शीट, कोई भी पार्टनर उसका एडमिशन होने के पहले वाली जो ये बैलेंस शीट होती है, ओल्ड बैलेंस शीट में से फॉर एग्जांपल आपको प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में दिख रही है 50,000. हाउ मच? 50,000. और
एडजस्टमेंट में दिया गया है दैट प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000. सी व्हाट इज हैपनिंग, ओरिजिनल बुक वैल्यू 50,000 है और आपसे कहा गया है कि उसको वैल्यू करना है 60,000. सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं. लेट अस सी उसकी ओल्ड वैल्यू कितनी थी 50,000. अभी न्यू वैल्यू आपको कितनी लिखनी है न्यू बैलेंस शीट में 60,000. तो डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10,000. इंक्रीज इन एसेट कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट जाएगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट. कैसे उसको प्रेजेंट करना है, लेट अस सी. अगर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है तो उसके क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000. यहाँ पे आपको इंक्रीज कितना है वो लिखना है. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग इसका प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000. और यही प्लांट एंड मशीनरी आपको न्यू बैलेंस शीट में कुछ ऐसे दिखेगी. प्लांट एंड मशीनरी पहले कितनी थी 50, उसमें आपने अप्रिसिएशन ऐड किया है 10,000. So what is the resulting amount in the new balance sheet students? It is 60,000. So this was an example of increase in asset. Now let us see what happens if there is a decrease in any asset. Take the old balance sheet for example, and in that you can see an asset building of rupees 1 lakh. Adjustment कहती है कि बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करो बाय 10%. You all have studied the adjustment of depreciation in final accounts, isn't it? Depreciation करना मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को कम करना. Okay. So now let us see what is the old value of building 1 lakh. Depreciation आपको 10% of 1 lakh करना है मतलब 10,000. So depreciation results in decrease. Decrease वही है 10,000 rupees. और अगर किसी एसेट में डिक्रीज होता है तो इट इज अ लॉस और ये लॉस जाएगा रीवैल्यूएशन डेबिट में. रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में यू विल हैव टू राइट हाउ मच इज द डिक्रीज इन बिल्डिंग, हाउ मच इज द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ दिस डिक्रीज. इट इज 10,000. सो टू बिल्डिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड 10,000 and the new balance sheet shows building this way. बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू कितनी थी 1 लाख, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है 10,000. सो रिजल्टिंग न्यू वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट विल बी 90,000. So we have covered increase in asset and decrease in asset. Let's move ahead to the next topic, that is increase in liability. अगर किसी liability में increase और decrease हो रहा है तो कैसे अकाउंटिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दिया है बिल्स पेएबल 20,000. ओके, एडजस्टमेंट में कहा गया कि बिल्स पेएबल आर वैल्यूड एट रुपीज 22,000. ऑलराइट, दैट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज. आप देख रहे हो लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में 20 से 22 मतलब 2,000 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है. समराइज करेंगे, ओल्ड वैल्यू कितनी है 20,000, न्यू वैल्यू कितनी आ गई 22,000. सो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, इंक्रीज कितना 2,000. सो इज दिस इंक्रीज इन द लायबिलिटी अ प्रॉफिट और अ लॉस? दिस इज अ लॉस. ये लॉस है, लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो लॉस है, और ये लॉस हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में. कैसे, ऐसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि ये लॉस जो है वो बिल्स पेएबल की वजह से हुआ है और सिर्फ लॉस की अमाउंट हमें लिखनी है, दैट इज 2,000. न्यू बैलेंस शीट में आपको बिल्स पेएबल दिखेंगे 22,000. दैट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू जो थी 20,000 प्लस देयर विल बी एन इंक्रीज which will be 2,000 and the final amount will be 22,000. Okay, now this was an example of increase in liability. Now let's have a look at decrease in liability. अगर आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में कोई एक लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्रेडिटर्स दिए गए हैं 15,000. ओके, ओल्ड बैलेंस शीट क्रेडिटर्स आर 15,000 एंड एडजस्टमेंट कहती है दैट द क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 12,000. Okay, so old value was 15 and the new value should be 12,000. So let us see. Summary क्या कहती है, old value 15 है, new value 12 है, so there is a decrease of 3,000. Liability में decrease मतलब there is a profit and it will be credited to the revaluation account like this. On the revaluation account credit side you will find
बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 3000, ऐसे लिखना है आपको, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 3000, क्योंकि ये प्रॉफिट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में देयर विल बी अ रिडक्शन and the resulting amount will be 12,000. So it will be original value 15 minus 3, that is final amount 12,000. तो ये हो गया अपना decrease in liability. आगे बढ़ते हैं. Now let us see an example of an unrecorded asset. Unrecorded asset का मतलब होता है कि ये asset पहले से आपको दिया ही नहीं है. Old balance sheet में there is no record of such an asset. आपको इस एसेट का नाम ओल्ड बैलेंस शीट पे नहीं मिलेगा, बट एडजस्टमेंट में दिया है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस कंप्यूटर वैल्यूइंग ₹40,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. इसी वजह से वो ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है. कंप्यूटर ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस कंप्यूटर. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक इट्स ओल्ड वैल्यू एज निल. सो अगर उसकी ओल्ड वैल्यू 0 है, निल है, न्यू वैल्यू 40,000 है, सो डेफिनेटली 0 to 40 देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 40,000 एंड दिस इज अ प्रॉफिट. अनरिकॉर्डेड एसेट हम लोगों ने पहले ही क्या डिस्कस किया था, अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो देयर विल बी अ इंक्रीज इन अवर प्रॉपर्टी, इन अवर एसेट्स, सो दैट इज अ प्रॉफिट. इस प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में यू विल हैव बाय कंप्यूटर अकाउंट 40,000. ओके, दिस इज अ गेन. ये गेन हो रहा है हमें कंप्यूटर की, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर की वजह से. अभी हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे. See the difference in the old and the new balance sheet, students. In the new balance sheet आप asset side में लिखोगे computer 40,000. पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में देयर वाज नो कंप्यूटर. नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड कंप्यूटर 40,000 एंड दैट इज व्हाई हम लोग ने इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया है. ओके, नाउ लेट अस टेक another example of unrecorded liability. Old balance sheet में again there will be no mention of this liability, लेकिन आपको ये एडजस्टमेंट में दिया जाएगा. सो एडजस्टमेंट कहती है रेंट पेबल. एग्जाम्पल के तौर पे रेंट पेबल ₹5,000 was not accounted in the books of accounts. So old value तो इस रेंट की नहीं है, that is nil. New value, this is outstanding rent. What is the value fixed? Outstanding rent मतलब rent payable हम लोग ने by mistake due to some error it was not recorded. But now we have to record it. So अचानक से ये liability आ गई. So there is an increase in the liability by ₹5,000. Again, increase in liability is a loss. So unrecorded liability is also a loss. And it will be debited to the revaluation account like this. On the revaluation account debit side, you will have to write rent payable account, which is 5,000, and it will reflect in the new balance sheet as rent payable on which side? Of course, liabilities. कौन से साइड में दिखेगा? Liability साइड में आपको ये rent payable दिखाना पड़ेगा. Okay, so these were the examples of unrecorded assets and unrecorded liabilities as well. So अगर दोबारा हमें इसकी समरी करनी है तो वी विल हैव टू गो बैक टू आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे हम लोग डेबिट में सारे लॉसेस और क्रेडिट में सारे प्रॉफिट्स अकाउंट करते हैं. डेबिट के जो लॉसेस है वो अराइज होते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की वजह से, वेयर एज क्रेडिट में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अराइज होते हैं इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड unrecorded assets की वजह से. So I hope you have understood the concept very well and now you will be able to solve the problems easily. So students, thank you for watching our channel. Be with us and stay tuned for latest videos. Till then, bye-bye.